हेलो गाइस, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। और आज हम बात करेंगे सेल के बारे में। सेल क्या है, सेल का क्या फंक्शन है, सेल का जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बहुत सब कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे गाइस, ताकि जिसने अगर पहली बार भी अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आ पाए। और यहाँ पर बेसिक चीज़ ये है गाइस कि जो भी अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, हम केवल उन्हीं फैक्ट्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझेंगे। क्योंकि क्या होगा कि अगर हम सेल को समझने बैठ जाएं या उसको पढ़ने बैठ जाएं तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, 5-6 वीडियोस लग जाएंगी और आपको पता नहीं उतना अच्छे से क्लियर हो भी पाएगा या नहीं। तो मेरा बस ये है कि जो भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए, जिस पैटर्न से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, अगर हम उनको ही अच्छे से डिस्कस यहाँ पर कर लेंगे तो वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सेल, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि सेल है क्या। तो सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ये जो सेल है वो कैसी है? बिल्कुल सबसे छोटी इकाई है। और कैसी है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, मतलब संरचनात्मक और कार्यात्मक। मैं कोशिश करूंगी कि हम यहाँ पर बायलिंगुअल लैंग्वेज में चलें ताकि दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स को यहाँ पर अच्छे से समझ आ पाए। संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि जिस तरीके से जब हम घर बनाते हैं तो उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? ईंट। ईंट और सीमेंट से ही मिलकर घर बनता है। इसी तरीके से जो हमारी बॉडी है वो सेल से मिलकर ही बनती है। हमारी बॉडी सेल से मिलकर ही बनती है और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल। जब सेल आपस में मिलेंगी तो वो क्या बनाएंगी? टिश्यू। तो गाइज ये हमको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो सेल की स्टडी है उसको क्या कहते हैं। तो गाइस क्या होता था पहले, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको ऑप्शन में दिख जाता था कोशिका विज्ञान। लेकिन क्या है, उससे बहुत जल्दी लोग हिट कर लेते थे, मतलब टिक कर लेते थे कि भाई कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान है, क्योंकि इसके नाम में ही निहित है। लेकिन अब जो एग्जाम के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं और पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो उसमें कोशिका विज्ञान लिखा नहीं आता है, उसमें साइटोलॉजी आता है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो और चाहे हिंदी मीडियम हो। तो अब ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको ऑप्शन में इस तरीके से घुमा देगा कि साइटोलॉजी है, फाइकोलॉजी है, माइकोलॉजी है, मतलब बिल्कुल सिमिलर वर्ड्स दे देगा ताकि आप उसमें कंफ्यूज हो जाए। लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सेल को डिस्कवर्ड किसने किया। किसने डिस्कवर किया गाइस? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर्ड किया और ये जो सेल से संबंधित सभी प्रकार की जितनी भी चीजें हैं, इन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में सब कुछ लिखा हुआ है। जब इन्होंने सेल को डिस्कवर किया, सेल में क्या देखा, तो उन्होंने अपनी कौन सी बुक? माइक्रोग्राफिया। क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, हम हर एस्पेक्ट से अगर अपनी तैयारी अच्छी रखेंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो क्या है, जो रॉबर्ट हुक हैं उन्होंने सबसे पहले सेल की खोज की, सेल को देखा और माइक्रोग्राफिया नामक बुक में इन्होंने लिखा। अब एक क्वेश्चन आता है कि लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा? जो लिविंग सेल है उसको सबसे पहले किसने देखा? तो वो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। किसने देखा सबसे पहले गाइस? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ये वही है जिन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है गाइस? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी।
अब इसको तोड़कर देखते हैं तो बैक्टीरिया निकल कर आता है और दूसरा लॉजी। एक यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं कि जिस भी वर्ड के लास्ट में अगर लॉजी है तो इट्स रिलेटेड टू स्टडी। ये क्या होता है गाइस, मतलब बैक्टीरिया की जो स्टडी करता है वो बैक्टीरियोलॉजी होती है, वो शाखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइटोलॉजी, मतलब कोशिका विज्ञान, कोशिका का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वो साइटोलॉजी है। बैक्टीरिया का जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो बैक्टीरियोलॉजी है। तो ये फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी है। और लिविंग सेल किसके द्वारा सबसे पहले देखी गई थी, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। फिर उसके बाद गाइज हम जो पढ़ेंगे वो है केंद्रक, मतलब न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज की गई। न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई गाइस, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है, ब्रेन कह लीजिए, डायरेक्टर कह लीजिए, या फिर कंट्रोल सेंटर कह लीजिए। ये जो तीनों चीजें हैं, ब्रेन हुआ, डायरेक्टर हुआ, कंट्रोल सेंटर हुआ, किसका, सेल का, कौन कहा जाता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, या फिर डायरेक्टर कहते हैं, या फिर कंट्रोल सेंटर किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस को। ये सेल का मेन मतलब कंट्रोल करता है उसकी सारी एक्टिविटीज को, न्यूक्लियस। फिर है एक वर्ड आता है प्रोटोप्लाज्म। आपने सुना होगा जीव द्रव्य, इसका भी कितनी बार इसको किसने डिस्कवर्ड किया, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पुरकिंजे, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रोटोप्लाज्म की खोज की गई थी। नेक्स्ट है गाइस, जो सेल थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई, तो दो वैज्ञानिक आते हैं, स्वान एवं स्लीडन, इनके द्वारा सेल थ्योरी दी गई थी। बस आपको केवल नाम याद रखना है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन एज सच अभी तक नहीं पूछा गया है। और ये जो साइटोलॉजी या जो सेल हम पढ़ रहे हैं, सेल का जितने भी अभी तक एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में जितने भी अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम सब यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों का जो है वो प्रिपेयर हो जाए कि आपको किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर आ जाता है आपका सेल थ्योरी भी हो गई। अब थोड़ा सा वायरस के बारे में देख लेते हैं कि जो वायरस है उसमें क्या पाया जाएगा। तो ये सेल के अंतर्गत ही आ जाता है। आप सोचोगे यार ये तो डीएनए आरएनए है तो ये तो जेनेटिक्स में आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा पार्ट जेनेटिक्स का भी दे देती हूँ क्योंकि सेल के अंदर ही ये सब चीज़ें होती हैं। डीएनए हुआ, आरएनए हुआ, सेल ऑर्गेनेल्स हुए, ये सब आपका सेल के अंदर ही है। तो इस वजह से हम थोड़ा सा इसमें भी पढ़ लेते हैं। तो वायरस जो होता है ये मैंने आपको जेनेटिक्स में ये पढ़ा चुकी हूँ कि इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, ये इनसे मिलकर बने होते हैं। लेकिन वायरस में या तो डीएनए पाया जाएगा या आरएनए, दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे गाइस। आप ध्यान रखिएगा, वायरस में कभी भी डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं। या तो केवल डीएनए पाया जाएगा या फिर केवल आरएनए पाया जाएगा। बाद बाकी ये जो डीएनए है ये आपका जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है उसको वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर करता है। जितनी भी आपकी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती हैं उसको क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाता है। और बिल्कुल बेसिक यूनिट जो होती है
वो क्या कहलाती है गाइस? वो कहलाती है जीन। अब जीन क्या होते हैं इनको हम समझ लेते हैं। क्रोमोसोम पर डीएनए की ऐसी सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपके फादर्स में, आपकी मदर्स में आए, फिर उसके बाद आप लोगों में आए, मतलब एक ऑफस्प्रिंग में उसके पेरेंट्स से, उसके एंसेस्टर से जो भी हेरिडिटरी मटेरियल आता है वो कौन लाने का काम करता है? वो काम करता है जीन। मतलब जीन बेसिक यूनिट है हेरिडिटी की। और उसके बाद जो जीन है वो डीएनए पर सूक्ष्म संरचनाओं के रूप में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के बारे में गाइज अगर आप देखना चाहें, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन आप चाहें तो मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो क्रोमोसोम है वो वैसे तो 23 पेयर्स हैं, लेकिन अगर नंबर में पूछ लिया जाए तो 46। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर पेयर में पूछा, ये गाइज आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो होता है वो कंफ्यूज करने में लगा रहता है कि आपको ना दोनों तरीके से दे देगा। अब आप एकदम दिमाग में नहीं रहता है कभी कभी, क्योंकि हम ऑप्शन एकदम जल्दी से क्लिक करने की कोशिश करते हैं। तो पेयर में अगर पूछे तो कितने? 23 पेयर्स, लेकिन एज सच केवल नंबर में पूछ ले तो 46। तो हमको दोनों तरीके से पता होना चाहिए। तो उसके बाद हम इनको क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। जो 22 पेयर हैं वो अलग हो गए, और जो 23rd पेयर है, याद रखिएगा 23 पेयर नहीं, 20 जो थर्ड पेयर है वो। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं ऑटोसोम, और इसे बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम। ये गाइस जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सब में समान होते हैं, वेदर इट इज़ फीमेल और मेल। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, 20 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों में सेम रहेंगे। बट जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहता है ये लिंग निर्धारण का काम करता है। लिंग निर्धारण का काम कैसे? कि वो ये निर्धारित करता है कि जो ऑफ स्प्रिंग है, मतलब जो बच्चा है, वो मेल होगा या फीमेल। तो जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक्स एक्स और एक्स वाई। एक्स एक्स जो होता है वो फीमेल में पाया जाता है, फीमेल में एफ से डिनोट कर रही हूँ, और एक्स वाई जो होता है वो मेल में पाया जाता है। तो जो यहाँ पर जो ये देखिए एक्स एक्स दोनों में सेम है, लेकिन जो वाई क्रोमोसोम जो मेल में पाया जा रहा है ये होता है मेन लिंग निर्धारण के लिए। लिंग निर्धारण का काम कौन करता है गाइस? जो वाई क्रोमोसोम्स होता है। अगर ये वाई क्रोमोसोम मिल गया तो जो बेबी ऑफ स्प्रिंग, मतलब जो भी बच्चा होगा वो मेल होगा, और अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है तो जो बच्चा होगा वो आपका बेबी गर्ल होगा। तो इस तरीके से गाइज आप प्रीवियस वीडियो में मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ पर भी मैंने लगभग सब बता दिया है कि 23rd पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, या फिर नंबर की बात की जाए तो 46 नंबर है। उसके बाद 22 पेयर्स दोनों में कॉमन रहते हैं, फीमेल हो या मेल हो। उसके बाद जो 23rd पेयर है यहाँ पर ये एक्स होता है, और यहाँ पर मेल में वाई होता है। जो वाई होता है वही लिंग निर्धारण का काम करता है। ऐसा हम इसको मेल बोल सकते हैं कि जो मेल है वही लिंग निर्धारण का काम करता है, क्योंकि इसमें जो एक क्रोमोसोम है वो अलग होता है, मतलब वाई क्रोमोसोम ही निर्धारण का काम करता है। तो गाइस 2 बार मतलब अलग अलग तरीके से कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि लिंग निर्धारण में कौन निर्धारित करता है। तो उसमें दे देगा एक्स वाई, एक्स एक्स और एक्स वाई। आपको पता होना चाहिए जो वाई क्रोमोसोम है वही निर्धारित करता है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया कि बच्चे में लिंग निर्धारण कौन करेगा, पिता, माता या फिर दोनों, या दोनों में, दोनों ऑप्शन कुछ भी दे सकता है आपको चौथा ऑप्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पिता होता है वही लिंग निर्धारण का काम करता है। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।
इसके बाद हम क्या बात करेंगे, जो एटीपी है, आपने देखा होगा एटीपी, मतलब आपने पढ़ा होगा सॉरी एटीपी के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये क्या होता है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का प्रवाह जो है ना, जो सेल है उसके अंदर जो ऊर्जा का फ्लो होता है वो किस फॉर्म में होता है, एटीपी के फॉर्म में। जो ऊर्जा होती है उसमें जो सेल होती है उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो किस फॉर्म में होता है, एटीपी के फॉर्म में। इसी वजह से एटीपी को करेंसी ऑफ लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। मतलब जो जैविक क्रियाएं हैं उनकी मुद्रा कहा जाता है एटीपी को। गाइस एट इज बिल्कुल सेम एज इट इज़। ये एग्जाम में कई एग्जाम्स में पूछा गया आपका, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, एसआई हो, पीएससी हो, आपका कोई सा भी एग्जाम हो, एज इट इज़ ये पूछा गया है कि करेंसी ऑफ लाइफ प्रोसेस क्या है। हिंदी में बोल लीजिए तो जो जीवन जैविक प्रक्रिया है उसकी मुद्रा क्या है, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद गाइस हमने ये पढ़ा था जो डीएनए है से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन। ये पढ़ा था गाइस, एक बार और यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। और आरएनए से डीएनए बनने की जो प्रोसेस है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और ये कौन सी किस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, तो क्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये गाइस थोड़ा सा ये लर्न कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, या एक ट्रिक कह लीजिए कि जहाँ कहीं भी एज लग जाए तो वो आपका एंजाइम हो जाता है, जैसे डायस्टेज, जाइमेज और ये ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक समझ लीजिए कि भाई जहाँ पर भी एज लगा दिख जाए तो वो एंजाइम होता है। ठीक है, आरएनए से डीएनए बनने की जो प्रोसेस है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में संपन्न होती है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर है डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है गाइस, इसमें क्या होता है, एक तो झिल्ली का आवरण नहीं होता है, उसके बाद जो कोशिकांग है वो पूर्ण विकसित नहीं होती। कोशिकांग आपका गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, और बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो पूर्ण विकसित नहीं होंगे प्रोकैरियोटिक में। इसमें क्या होता है, 70S राइबोसोम होता है। मतलब जो राइबोसोम है वो भी 70S टाइप का, जो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं 70S और 80S, तो इसमें 70S पाया जाएगा। ठीक है, फिर यूकैरियोटिक क्या होती हैं, ये एक तो इसके जो कवरिंग होती है, जैसे हम प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, एक तो उससे कवर्ड होगा, और इसमें जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो पूर्ण विकसित होंगे। तो बस गाइज ऐसा इससे कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बस ये छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए था कि भाई आप प्रोकैरियोटिक 70S और यहाँ पर ये 80S राइबोसोम, बस आपको केवल याद रखने के लिए। पर हाँ, ये वाला ध्यान रखिएगा कि डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। अब हम गाइस क्या करेंगे
कि जो जितने भी अभी जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा जो झिल्ली जिसे बोलते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये झिल्ली होती है, सेल की जो कवरिंग होती है उसके बाहर ये पाई जाती है, मतलब सेल की जो कवरिंग कह लीजिए उसे ही हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और ये किससे बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, मतलब लिपिड और प्रोटीन की ये बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की ये बनी होती है। फिर उसके बाद ये स्मॉलेस्ट सेल, ये ज़रूर एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए, माइकोप्लाज्मा और लार्जेस्ट एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी सेल है, और जो लॉन्गेस्ट सेल है गाइज, ये अलग अलग क्वेश्चन है, लार्जेस्ट और ये लॉन्गेस्ट, ये नर्व सेल है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा है, लार्जेस्ट आपका एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच मतलब ऑस्ट्रिच का अंडा है, और फिर लार्जेस्ट जो लॉन्गेस्ट है वो नर्व सेल है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, हम बात कर चुके हैं गाइज, अब हम सेल वॉल की बात करेंगे। ये सेल्यूलोज की बनी होती है और ये प्लांट सेल में ही पाई जाती है। मेन डिफरेंस है, ये एग्ज़ाम में कईयों बार कई एग्ज़ाम्स में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पूछा गया है कि जो मतलब एनिमल सेल होती है और प्लांट सेल होती है, उसमें मेन डिफरेंस क्या होता है, दैट इज सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है विच इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, और एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। ठीक है गाइस, सो आई होप यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा। और इसकी जो रिजिडिटी होती है, रिजिडिटी से मतलब है जो कड़कपन होता है, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लिग्निन। लिग्निन की उपस्थिति की वजह से जो सेल वॉल होती है वो कड़क होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो फंजाई है उसकी जो सेल वॉल है वो काय की बनी होती है? तो काइटिन। गाइस, ये बहुत बार आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएगा। आप प्रीवियस ईयर सेट उठाकर देखिए, आपको कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन ज़रूर दिखेगा, मतलब बहुत ज़्यादा 2 से 3 बार ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया है कि जो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और जनरली जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? वो सेल वॉल की वो सेल्यूलोज की बनी होती है। अब हम सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे गाइज, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और एग्जाम में किस तरीके से इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। सेल ऑर्गेनेल, सबसे पहले हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ये सबको पता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई? अल्टमान नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसकी खोज की गई। किसके द्वारा की गई गाइस? अल्टमान नामक वैज्ञानिक के द्वारा। फिर उसके बाद ये आता है, ये क्वेश्चन तो गाइज आपको पता है, लेकिन एक क्वेश्चन जो पूछा गया है तो वो थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि जो इंसेक्ट है, मतलब जो कीड़े हैं, उसकी जो फ्लाइट मसल है, फ्लाइट मतलब जो उड़ने में उसको हेल्प करती है, सर्वाधिक संख्या में
सर्वाधिक संख्या में अगर कहीं पाया जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो किसमें, इंसेक्ट की फ्लाइट सेल में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। ठीक है गाइज, उसके बाद क्या होता है कि जो उसमें जो फ्लाइट मसल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं देते, उसको क्या नाम देते हैं, सार्कोसोम। सार्कोसोम कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का ही यहाँ पर दूसरा नाम है। जो फ्लाइट मसल्स, किसकी, इंसेक्ट की फ्लाइट मसल्स में जो पाया जाता है उसका क्या नाम दे दिया जाता है, सार्कोसोम। फिर गाइज उसके बाद हम बात करेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट है या जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है आपके क्लोरोप्लास्ट में, इसे क्या कहा जाता है, किचन ऑफ सेल। किचन ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, ये हम फोटोसिंथेसिस वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं गाइस। मैं आपको यहाँ पर एक बार और बता देती हूँ कि जो क्लोरोफिल होता है वो लीव्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये एक्चुअली ये ग्रीन पिगमेंट है, ये लीव्स में पाया जाएगा। और मतलब ये लीव्स का जो ग्रीन कलर है वो इसी पिगमेंट की वजह से होता है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आप सबने पढ़ी है गाइस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि जो पौधा होता है वो CO2 लेता है, सनलाइट लेता है, और H2O, मतलब CO2 कहाँ से लेगा, हवा से लेगा, एटमॉस्फेयर से लेगा, और H2O कहाँ से लेगा, जो उसकी जड़ें वहाँ से वो जल लेगा, और एट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो क्या बनाता है, ग्लूकोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाता है, C6H12O6, और उसके बाद एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन हम सभी को देता है। तो वो जो लीफ है जिस वजह से वो भोजन बना पाती है, बिकॉज ऑफ ग्रीन पिगमेंट, क्योंकि यही वो ग्रीन पिगमेंट होता है। मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो सर्वाधिक किस कलर में होती है, वो रेड और जो ब्लू कलर होता है उसमें सबसे तेज होती है। तो वो यही है जो उसको एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने में सहायता करता है। ठीक है, इस जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन पिगमेंट है। और एक क्वेश्चन आपको मैं हर बार बताती हूँ कि इसमें कौन सी मेटल पाई जाती है, तो मैग्नीशियम। कौन सी धातु पाई जाएगी, जैसे हमने ब्लड में पढ़ा था कि जो ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन पाई जाती है, ऐसे ही जो क्लोरोफिल है उसमें कौन सी धातु पाई जाएगी, तो मैग्नीशियम। यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया। मतलब ये किचन इस वजह से है क्योंकि ये भोजन बनाने में पौधे की सहायता करता है। ठीक है गाइज, उसके बाद जो है क्लोरोप्लास्ट के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें DNA, RNA, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपका PCS एग्जाम में, तो अलग अलग स्टेट में ये हर बार पूछा गया, मतलब एक आध ईयर छोड़ के किसी न किसी स्टेट की PCS में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, उसको छोड़कर, मतलब उसके अलावा, इसमें तो पाया ही जा रहा है लेकिन इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है, राइबोसोम, RNA, DNA माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं क्लोरोफिल के अलावा। ठीक है गाइज, अब हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदप्तीय जालिका, हिंदी में जैसे कहते हैं अंतःप्रदप्तीय जालिका, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी खोज किसने की, तो पोर्टर द्वारा इसकी खोज की गई। इसकी खोज किसने की गाइस, तो पोर्टर द्वारा इसकी खोज की गई। और इसमें क्या है, दो प्रकार के ये होते हैं, RER और SER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनका क्या फंक्शन होता है वो हम समझ लेते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनका फॉर्मेशन होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। प्रोटीन फॉर्मेशन में कौन हेल्प करेगा गाइस, जो RER है मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो SER है मतलब स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करती है। केवल आपको बस यहाँ से यही याद रखना है, इससे क्या होगा कि पता चल जाएगा। अगर आर ई आर है तो आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड बहुत तरीके के ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, तो आपको उसमें पता होगा कि जो आर ई आर है मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का। और जो ई आर है मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या काम करती है, एंडोस्केलेटन का। एंडोस्केलेटन का काम करती है सेल के लिए, मतलब एंडोस्केलेटन मतलब मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है सेल को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करती है, जो हमारी सेल होती है उसके लिए एक मैकेनिकल सपोर्ट का काम करती है, एंडोस्केलेटन का काम करती है। आई होप गाइस ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको क्लियर हो गया हो। जिस ऑर्गेनल से जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, और जो आगे पूछे जाने की संभावना है उस पर भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है गाइस गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी कैमिलो नामक वैज्ञानिक ने इसको डिस्कवर्ड किया था। कैमिलो नामक वैज्ञानिक ने इसको डिस्कवर्ड किया था। ये ट्रैफिक ऑफ सेल कहलाता है, डायरेक्टर ऑफ सेल कहलाता है, ट्रैफिक पुलिस जो है वो कहलाता है सेल का ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, या कह लीजिए इसको जो डायरेक्टर ऑफ सेल कहलाता है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसके हार्मोन सिक्रेशन में हेल्प करता है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो जब हार्मोन जो सीक्रेट करती हैं उसमें गोल्जी बॉडी हेल्प करने का काम करता है। आई होप गाइस अभी हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया, और ये हमने गोल्जी बॉडी पढ़ लिया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर हम पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम पैलेड नामक वैज्ञानिक ने इसको डिस्कवर किया था। पैलेड नामक, और ये क्या कहलाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। कौन, राइबोसोम। उसके बाद ये किससे मिलकर बना होता है, तो आरएनए और प्रोटीन से। आरएनए और प्रोटीन से मिलकर क्या बना होता है, राइबोसोम। और इसके चारों तरफ कोई कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसके चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, और ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है। ये आपको याद रखना है, ये कैसा है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। और इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, कोई झिल्ली नहीं पाई जाएगी, ये बात आपको याद रखना है। फिर उसके बाद अब जैसा हमने पढ़ लिया था कि राइबोसोम जो है वो 70S और 80S होता है। तो ये किस में होता है, प्रोकैरियोटिक में, और 80S होता है यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक क्या होती है भाई, जिसमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो पूर्ण तरीके से विकसित नहीं हो पाते हैं, और जो यूकैरियोटिक है वो बाकायदा एक झिल्ली से घिरी हुई रहेगी, और उसमें संपूर्ण तरह के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जैसे गोल्जी बॉडी हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, वो सभी कुछ अच्छे से उसमें पाया जाएगा, मतलब सुविकसित पाया जाएगा। ठीक है, आई होप गाइज ये राइबोसोम भी आपको क्लियर हो गया, क्योंकि जितने आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बस वही अगर अच्छे से डिस्कस हो जाए और वही आपको समझ आ जाए तो बहुत सही रहेगा। ठीक है गाइज, फिर हमने पढ़ा, लास्ट है और आज के लिए, लाइसोसोम। डी दुबे के द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई। ये क्या काम करता है,
ये सुसाइडल बैग कहलाता है। इसका दूसरा नाम है डाइजेस्टिव बैग। सुसाइडल बैग और डाइजेस्टिव बैग कहलाता है। और इसके जो चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली वाला सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल कौन सा है? तो लाइसोसोम। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल विद कवरिंग। ध्यान रखिएगा गाइस, विद कवरिंग पूछा जाए तो लाइसोसोम है और विदाउट कवरिंग पूछा जाए तो राइबोसोम है। आई होप गाइज यहाँ पर आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमने सेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए उन सभी को यहाँ पर डिस्कस किया है और आई होप यहाँ पर आपको क्लियर भी हो गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। जिस तरीके से घर जब बनता है तो ईट जो बेसिक यूनिट होती है, इस तरीके से हमारी जो लिविंग बॉडी है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, उसमें भी क्या होगा, जो सेल है वो बेसिक यूनिट होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जो रॉबर्ट हुक हैं उन्होंने सेल को डिस्कवर्ड किया, और जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन होता है, डायरेक्टर होता है, कंट्रोलर होता है किसका? सेल का। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जो डीएनए है वो हेरिडिटी मटेरियल, जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है, हेरिडिटी मतलब आनुवंशिक, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो चीज़ें जाती हैं वो डीएनए के थ्रू जाती हैं। और जो जीन है वो बेसिक यूनिट होता है हेरिडिटरी मटेरियल को उनके एंसेस्टर से, उनके ग्रैंड पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स से मतलब ऑफ स्प्रिंग तक पहुंचाने में मदद करते हैं। फिर हमने क्रोमोसोम्स की बात की तो क्रोमोसोम्स 46 होते हैं और 23 पेयर्स होते हैं। 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं और जो 23rd पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। अब जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या करेगा? वो लिंग निर्धारण का काम करेगा। बच्चा बेटा होगा या बेटी होगी, मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड होगा, ये वाई क्रोमोसोम मतलब पिता निर्धारित करते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या करता है? हमारी बॉडी जो सेल होती है उसमें ऊर्जा प्रवाह का काम करता है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? करेंसी कहा जाता है। लाइफ प्रोसेस की मतलब जैविक क्रियाओं की मुद्रा कहा जाता है। और इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहलाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है, डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और आरएनए से डीएनए बनने की जो प्रोसेस है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और किस एंजाइम के प्रेजेंस में होती है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एज जहाँ लग जाए, जैसे डायस्टेज हो गया, इस तरीके से जो एज लग जाता है वहाँ पे आपका क्या कहलाता है? एंजाइम कहलाता है। सेल का अध्ययन हमने पढ़ा तो साइटोलॉजी। याद रखिएगा, कोशिका विज्ञान आजकल ऑप्शन में नहीं आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इंग्लिश में आपको स्पेलिंग में दे देगा और हिंदी में साइटोलॉजी देगा, लेकिन कोशिका विज्ञान ऑप्शन में नहीं देखने को मिलेगा। फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, साइटोलॉजी, इस तरीके से कहीं एग्जाम मतलब आपके कहीं ऑप्शन आ जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेल का अध्ययन है वो साइटोलॉजी कहलाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या अंतर होता है। जो प्रोकैरियोटिक है उसमें ना बाहर कवरिंग नहीं होगी, जो सेल ऑर्गेनेल है वो सुविकसित नहीं होंगे और 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा। लेकिन जो यूकैरियोटिक होती है उसमें क्या होता है? उसमें एक तो भली भांति कवरिंग होगी, भली भांति सुविकसित उसके सेल ऑर्गेनेल उसमें पाए जाएंगे और 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो मेन डिफरेंस है वो सेल वॉल है, क्योंकि एनिमल सेल में पाई नहीं जाती और प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जो स्मॉलेस्ट सेल है वो माइकोप्लाज्मा है। फिर हमने पढ़ा जो लार्जेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच का अंडा है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। फिर हमने पढ़ा लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? तो नर्व सेल है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जो सेल वॉल होती है फंजाई की मतलब कवक की, वो काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, फिर अब हम सेल ऑर्गेनेल्स पे बात करते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल पे हमने बात करा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको याद रखना है पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है ये, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किचन ऑफ सेल कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराने में ये हेल्प करता है। इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम। ये
किस कलर का पिगमेंट होता है, तो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक किस रंग में संपन्न होती है, तो लाल कलर में होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जो राइबोसोम होते हैं उन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और 70S जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और 80S जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एंडोस्केलेटन का काम करता है, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है हमारी सेल को। और RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और जो SER है मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बसा फॉर्मेशन में मतलब लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा गोल्जी बॉडी, इसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है या फिर डायरेक्टर कहा जाता है हमारी सेल का। फिर उसके बाद हमने पढ़ा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है उसको ये डाइजेस्ट कर जाता है, इस वजह से डाइजेस्टिव बैग कहलाता है और सुसाइडल बैग कहलाता है। आई होप गाइज यहाँ मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर पाई हूँ मैं कि जो भी सेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो यहाँ पर हमने सारे कुछ डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ अलग अलग सोशल मीडिया जितने भी हैंडल्स हैं उन पर इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना गाइज, क्योंकि अगर इसी तरीके से आपका सपोर्ट बना रहेगा तो मैं भी यहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स के साथ आपके सामने यहाँ प्रस्तुत होंगी और आपको आप और हम मिलकर यहाँ अच्छे से कुछ डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।